हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला में। दोस्तों, एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। टॉपिक था लर्निंग अर्थात अधिगम वाला टॉपिक चल रहा था। उसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं प्रबलन का सिद्धांत अर्थात अधिगम में प्रबलन का सिद्धांत, जिसे रेनफोर्समेंट थियरी कहा जाता है अंग्रेजी में। रेनफोर्समेंट थियरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा, जिनका नाम था C.L. हल। क्या नाम था? C.L. हल, अर्थात उनका पूरा नाम था क्लार्क हल। ये जो सिद्धांत दिया गया था दोस्तों 1915 के अंदर दिया गया था। हल के द्वारा कब दिया गया था? 1915 के अंदर। और इसके बाद में इस सिद्धांत में दो बार रेक्टिफिकेशन हुआ अर्थात मॉडिफिकेशन हुआ, संशोधन हुआ इसमें। एक तो हुआ था 1942-43 में और एक हुआ था 1952-53 के अंदर। दो बार इसमें संशोधन हुआ था। तो बेसिकली आपको याद रखना है ये जो सिद्धांत है अधिगम का, ये किनके द्वारा दिया गया था? C.L. हल के द्वारा अर्थात क्लार्क हल के द्वारा 1915 में दिया गया था। क्लार्क हल ने इस सिद्धांत का वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया था जिसका नाम है व्यवहार के सिद्धांत। क्या नाम है पुस्तक का? नाम व्यवहार के सिद्धांत। इस पुस्तक में C.L. हल ने इस अधिगम के सिद्धांत अर्थात प्रबलन सिद्धांत की व्याख्या की, अर्थात वहां पे अच्छे से इस सिद्धांत के बारे में लिखा है। तो आपको इस बुक के बारे में भी याद रखना है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो सिद्धांत है ये C.L. हल के द्वारा दिया गया और C.L. हल के द्वारा किसके ऊपर प्रयोग करके दिया गया, तो वो भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने प्रयोग किया था चूहे के ऊपर। किसके ऊपर प्रयोग किया था? चूहे के ऊपर। ठीक है, मेन जो चीजें हैं यहां से घूम फिर के प्रश्न बन जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग करने के बाद में अधिगम किस तरीके से बच्चा सीख सकता है इसके बारे में जाना। तो उन्होंने ये पाया कि आवश्यकता की पूर्ति पर अधिगम निर्भर करता है। आवश्यकता की पूर्ति पर अधिगम निर्भर करता है। इनका जो आधार वाक्य था, इस सिद्धांत का आधार वाक्य भी बोल सकते हो, आवश्यकता की पूर्ति पर अधिगम क्या है? निर्भर करता है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि अगर कोई इंसान कब सीखेगा, जब उस कुल मिला के इन्होंने पाया कि इंसान तभी सीख पाता है जब उसको आवश्यकता होती है। अगर आवश्यकता होगी तो क्या जो चालक होता है इंसान के अंदर वो क्रियाशील हो जाता है। इन्होंने पाया जब आवश्यकता इंसान की होती है कुछ सीखने की तो चालक सक्रिय हो जाता है और चालक सक्रिय होने के बाद में इंसान भी क्रियाशील हो जाता है उसको प्राप्त करने में और वो आसानी से उस चीज को सीख जाता है। ये बात किन्होंने की C.L. हल ने। ठीक है, और आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद में चालक में क्या, या चालक की बात करें तो चालक की क्रियाशीलता में कमी आती है। चालक की क्रियाशीलता में कमी आती है, ये बात भी C.L. हल ने ही बोली थी। तो कुल मिला के इन्होंने प्रयोग में पाया कि आवश्यकता जो नीड होती है, आवश्यकता की पूर्ति पर ही क्या निर्भर करता है? अधिगम निर्भर करता है। ठीक है, इंसान को जो आवश्यक होगा उसी को सीखने की कोशिश करेगा और अनावश्यक विषय वस्तु को सीखने की कोशिश नहीं करता है। तो कुल मिला के अधिगम किसके ऊपर? नीड के ऊपर डिपेंड है इस थ्योरी में। ध्यान देना, इसमें कुछ चीजें और हैं दोस्तों। ये जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसके ऊपर
भी आधारित है, और प्रभाव का जो नियम है थॉर्नडाइक का और पावलोव का जो नियम है उससे भी आधारित है। तो कुल मिला के यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है भाई? यह सिद्धांत आधारित है थॉर्नडाइक का। मैंने आपको एसआर थियरी बताई थी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थियरी, पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसके अंदर, तो मैंने वहां बता दिया था कि थॉर्नडाइक का जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है उसको भी स्वीकार किया किसने? सीएल हल ने। और पावलोव का जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है उसको भी इन्होंने क्या, या अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको भी इन्होंने स्वीकार किया, क्लार्क हल ने। तो इन दोनों को आधार और इनमें इनको बेस माना, इनको बेस मान के कुछ नया इसमें नयापन करके इन्होंने जाना कि आवश्यकता की पूर्ति पर आधारित ही पूर्ति पर ही अधिगम निर्भर करता है। कुल मिला के आपको पूछ लिए सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत व नियम पर आधारित है, पावलोव के सिद्धांत पर आधारित ये सिद्धांत है। एक बात का और ध्यान देना दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये गणित के 17 नियम तथा 17 उपनियमों पर आधारित है। तो कितने? गणित के 17 नियम तथा 17 उपनियमों आधारित है, जिसमें परिमेय कितने हैं? जिसमें परिमेय हैं 133, 133 परिमेय हैं। कुल मिला के कितने परिमेय हैं? 133 परिमेय हैं। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, गणित के कितने नियमों पर आधारित है? 17 नियमों पर, और 17 ही उपनियमों पर आधारित है। और जिनमें जो नियम उपनियम हैं उनमें कुल मिलाकर कितने परिमेय हैं? 133 परिमेय। कितने परिमेय हैं? 133 परिमेय है दोस्तों। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, बेसिक्स हैं। तो आपको पूछ ले अधिगम का वो कौन सा सिद्धांत है जो गणितीय नियम तथा उपनियमों पर आधारित है? तो कौन सा सिद्धांत है? प्रबलन का सिद्धांत है। और कितने गणित के नियम है? 17 नियम तथा 17 उपनियम है गणित के। और इन नियम तथा उपनियमों में कितने परिमेय है? 133 परिमेय है दोस्तों। 133 टोटल परिमेय है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और याद रखना है यहाँ पे दोस्तों, इन्होंने सीएल हल ने थॉर्नडाइक का एसओआर को स्वीकार किया तथा इस सिद्धांत को देने में इसको भी आधार बनाए। अब एसओआर मैंने पहले बता दिया आपको, वैसे तो यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसमें थोड़ी झलक स्थानापन्न वाले नियम की भी, नियम व सिद्धांत की भी झलक दिखाई देती है इसके अंदर। तो कुल मिलाकर एसओआर को स्वीकार किया। एसओआर को स्वीकार करने का मतलब इसको भी बेस माना इस सिद्धांत को बनाने में। तो ध्यान देना, एसओआर का मतलब होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। इन्होंने बोला कोई भी ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? कोई भी सजीव, अर्थात सजीव की उद्दीपन अनुक्रिया को भी इन्होंने इसके अंदर क्या माना? बेस माना इस सिद्धांत को देने में। अब ध्यान देना दोस्तों, इन्होंने बेस तो माना और अपना एक सूत्र दिया, वो सूत्र आपको याद रखना। तो इन्होंने स्पेशली अपना एक सूत्र दिया, वो सूत्र कौन सा था? इनका सूत्र था ये वाला,
B इक्वल टू डी इंटू एच, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। B इक्वल टू डी इंटू एच, ये जो सूत्र है ये Cl हल ने दिया। B का मतलब होता है बिहेवियर, B का मतलब क्या हो गया, बिहेवियर। D मतलब हो गया ड्राइव, और H का मतलब हो गया हैबिट। ठीक है, तो B इक्वल टू डी इंटू एच, बिहेवियर इक्वल टू, बिहेवियर का मतलब क्या है, यानी कि इन्होंने ये बोला कि जो व्यवहार होता है, किसी भी मनुष्य का व्यवहार होता है, वो उसके प्रणोदन या ड्राइव या चालक बोल सकते हैं, चालक और आदत का गुणधर्म होता है, ओ सॉरी हाँ गुणज होता है। तो चालक व आदत का जो गुणज है वो किस रूप में बनता है, व्यवहार के रूप में आता है। और व्यवहार ही क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। तो कुल मिला के इन्होंने बताया कि व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो चालक व उसकी आदतों, चालक के द्वारा तथा उनकी, मतलब चालक तो होगा उसमें, और लेकिन उसकी जो आदतें हैं वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इन्होंने ये सूत्र दिया। तो B इक्वल टू क्या है, D इंटू एच है, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, इन्होंने कुल मिला के इनकी अधिगम में इस सिद्धांत की क्या क्या उपयोगिताएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बेसिक हैं, तो यहीं से घूम फिर के प्रश्न बन जाता है एग्जाम में, तो इन चीजों को याद रखना। प्रबलन सिद्धांत किसने दिया, Cl हल ने 1915 में। कौन सी पुस्तक में इसकी व्याख्या की या वर्णन किया, व्यवहार के सिद्धांत नाम की बुक है, द थियरी ऑफ बिहेवियर नाम से, उस पुस्तक के अंदर प्रयोग किया था चूहे के ऊपर। इसका आधार वाक्य क्या बना, इन्होंने बोला कि इंसान तभी सीख पाता है जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो इंसान नहीं सीखता। तो कुल मिला के अधिगम के लिए आवश्यकता की पूर्ति का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने आधार वाक्य बना। यह सिद्धांत ध्यान देना थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, तभी इन्होंने क्या SOR को स्वीकार किया इस सिद्धांत को बनाने में, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स को। क्या कुल मिला के कोई उद्दीपन, कोई भी सजीव उद्दीपक के अनुसार अनुक्रिया करता है, और उद्दीपक क्या होगा, अब अनुक्रिया कब करेगा, रेस्पॉन्ड कब करेगा। इन्होंने क्या आवश्यकता दे दी कि अगर स्टिमुलस क्या है उसके नीड के अकॉर्डिंग है तो वो क्या रेस्पॉन्ड करेगा, अगर उसकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये भी है, तो इन्होंने थोड़ा संशोधन किया इसमें SOR में, और अपना खुद का सूत्र दिया, वो कौन सा था, B इक्वल टू डी इंटू एच, बिहेवियर इक्वल टू ड्राइव इंटू हैबिट, मतलब व्यवहार बराबर चालक गुणा आदत, ये इन्होंने दिया। हाँ ये मेजर है, आपको याद रखना, वह कौन सा सिद्धांत है अधिगम का, वह कौन सा सिद्धांत है जो गणितीय नियमों व उपनियमों पर आधारित है, तो वो है प्रबलन का सिद्धांत। ये प्रबलन का सिद्धांत गणितीय 17 नियम तथा 17 उपनियमों पर आधारित है, जिसमें कितनी परिमेय है, कुल मिलाकर 133 परिमेय। ठीक है दोस्तों, अब इसकी अधिगम में उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हैं। देखें दोस्तों, अधिगम में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिताएं हैं। देखा जाए तो दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में, प्रबलन सिद्धांत के बारे में स्किनर ने कहा था कि यह सर्वश्रेष्ठ व आदर्श अधिगम का सिद्धांत है। किसने कहा था, इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ व आदर्श अधिगम सिद्धांत बताया। किसने, BF स्किनर ने। ठीक है, किसने कहा था, BF स्किनर ने ये कहा था कि ये जो अधिगम का जो सिद्धांत है ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ है वह आदर्श अधिगम का सिद्धांत है। ये कौन से मनोविज्ञानी ने कहा था, ये पूछ लेते एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा भी, तो किसने कहा था, BF स्किनर ने। अब देखिए दोस्तों, अधिगम में इस प्रबलन सिद्धांत की क्या क्या उपयोगिताएं हैं
या अधिगम में क्या भूमिका निभाता है, या क्या टीचर को और लर्नर को क्या साइकोलॉजिकल बेस देता है। तो ध्यान देना, आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है कि यही बोलता है कि कोई भी व्यक्ति तब सीखेगा जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। मान लो सामने उद्दीपन है, लेकिन वो उद्दीपक ऐसा होना चाहिए जो कि उस व्यक्ति को क्रिया करने के लिए व्यक्ति तब मजबूर होगा जब उसकी क्या आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, तो कुल मिला के आवश्यकता की पूर्ति पर बल दिया इस सिद्धांत ने, तो ये याद रखना प्रबलन का सिद्धांत। सेकंड है अभिप्रेरणा पर बल दिया, मोटिवेशन के ऊपर बल दिया था इन्होंने। ठीक है, प्रेरणा के ऊपर अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा पर कुल मिला के बाह्य अभिप्रेरणा है जिसमें आपके कृत्रिम प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि पर बल दिया है इन्होंने। तो अभिप्रेरणा पर बल दिया इन्होंने, ये भी याद रखना। सामान्यकृत आदत शक्ति पर बल दिया है, जनरलाइज हैबिट जो पावर होती है उसके ऊपर भी बल दिया है। इन्होंने बोला कि अगर किसी इंसान की जो सामान्यकृत आदत शक्ति है वो अधिगम में क्या सहायता प्रदान करती है। जनरलाइज हैबिट कब बनती है, जब कोई क्रिया बार बार होती है अभ्यास के थ्रू, और वो क्रिया क्या स्वभाव में आ जाती है, और वो कुल मिला के वह क्रिया क्या आदत में आ जाती है, और वो आदत क्या हो जाती है, वो जनरलाइज हो जाती है। मतलब धीरे धीरे वो आदत मतलब स्वभाव में ही बस जाती है। तो वो जो आदत क्या कहलाती है, सामान्यकृत आदत कहलाती है। तो जितनी सामान्यकृत आदत शक्ति होगी वो भी अधिगम में भूमिका निभाती है। इसके ऊपर बल दिया था किसने, सीएल हल ने प्रबलन के सिद्धांत पर। तो कुल मिला के आदत निर्माण बोल दो यहाँ पे, तो सामान्यकृत आदत शक्ति पर इन्होंने बल दिया, अर्थात आदत निर्माण बोल दो इसको, हैबिट फॉर्मेशन। कुल मिला के हैबिट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन अनुबंधन सिद्धांत। जो अनुबंधन का सिद्धांत था किसका, पावलोव का, वहां पे वो जो सिद्धांत वो आदत निर्माण को, ठीक है, आदत निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है, हैबिट फॉर्मेशन को। लेकिन ये प्रबलन का सिद्धांत ये पावलोव के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है, तो इसीलिए सामान्यकृत आदत शक्ति पर बल दिया। तो कुल मिलाकर सामान्यकृत जो आदत शक्ति है वो अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों, खोज व अनुसंधान को महत्व दिया कि कोई भी व्यक्ति खोज मतलब डिस्कवरी और रिसर्च के माध्यम से लर्निंग कर सकता है, ये सिद्धांत ये भी बताता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखने पर बल दिया। कुल मिला के रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर सीखने पर बल दिया था किन्होंने, सीएल हल ने, क्लार्क हल ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अभ्यास पर बल दिया, ठीक है, ड्रिल के ऊपर भी इन्होंने बल दिया था, अभ्यास के ऊपर। कृत्रिम प्रोत्साहन, तो कुल मिला के मैंने बताया ना, अभिप्रेरणा पर इन्होंने बल दिया। तो अभिप्रेरणा, ये कृत्रिम प्रोत्साहन, ये क्या बाह्य अभिप्रेरणा की तरह ही है, इंसेंटिव है। तो आर्टिफिशियल इंसेंटिव के ऊपर भी बल दिया है, और पुरस्कार के ऊपर भी बल दिया है कि बाहर कोई भी व्यक्ति को अगर पुरस्कृत किया जाता है तो वो क्या करेगा, वो सीखेगा। ठीक है, पुरस्कार के लालच में सीखता है इस तरीके से। तो पुरस्कार पर भी बल दिया, कृत्रिम प्रोत्साहन पर भी बल दिया, बाहर से कोई भी बाइक दिला दे, कुछ भी दे दे, पेन दे दे, चॉकलेट दे दे बच्चों को, ये। और अभ्यास, ज्यादा बहुत जो अभ्यास की क्रियाएं होंगी उसके ऊपर भी इन्होंने बल दिया था। ठीक है, तो ये तो था प्रबलन की सिद्धांत का अधिगम में उपयोगिता, लर्निंग में किस तरीके से इसकी हेल्प होती है। अब देखिए दोस्तों, इसी सिद्धांत को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रबलन का सिद्धांत है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो नाम भी एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि वहां पे पूछ ले कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी नाम देके वो वहां पे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके जो अदर नेम्स हैं या अन्य जो नाम है उनको भी आपको दिमाग में रखना आवश्यक है। तो ध्यान देना, अन्य नाम क्या क्या है, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत,
ठीक है, सिस्टेमेटिक बिहेवियर थियरी बोल सकते हैं। तो क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत क्या है, ध्यान देना, आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है, आवश्यकता की पूर्ति के ऊपर। तो इंसान की क्या है, एक आवश्यकता पूर्ति के बाद में दूसरी वाली, तीसरी वाली, इस तरीके से क्रमबद्ध व्यवहार का जो सिद्धांत है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, सेकंड देखिए दोस्तों, गणितीय निगमन का सिद्धांत। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है गणितीय निगमन का सिद्धांत, और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गणितीय अधिगम में गणितीय निगमन का जो सिद्धांत वो किसने दिया था, तो सीएल हल ने दिया था। क्योंकि सीएल हल का जो अधिगम का जो सिद्धांत है या प्रबलन का जो सिद्धांत है वो गणितीय 17 नियम तथा 17 उपनियमों पर आधारित है, जिसमें कुल मिला के 133 प्रमेय है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसीलिए इसको गणितीय निगमन का सिद्धांत कहा जाता है। थर्ड देखो, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। तो मैंने बताया था आवश्यकता की पूर्ति के ऊपर ये अधिगम निर्भर करता है इस सिद्धांत के अनुसार। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत भी बोला जाता है। फोर्थ देखिए, सबलीकरण। तो प्रबलन बोल दो या सबलीकरण बोल दो, एक ही बात है, रेनफोर्समेंट ही होता है इसका। तो ये प्रबलन और सबलीकरण एक ही नाम है, सबलीकरण बोल दो या प्रबलन बोल दो, रेनफोर्समेंट इंग्लिश में बोलते हैं इनको, तो सेम ही है। तो ये भी आपको सीधा का सीधा इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, इसका जो नाम है यथार्थ का सिद्धांत। क्योंकि ध्यान देना, ये यथार्थ का सिद्धांत भी है। क्यों बोला जाता है, कोई भी इंसान क्रिया क्यों करेगा भाई, जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी तभी तो करेगा, नहीं तो वो क्यों करेगा। कोई भी इंसान आवश्यकता की पूर्ति होने पर ही रेस्पॉन्ड करता है कि हाँ इस क्रिया अनुक्रिया से, इस रेस्पॉन्स से मेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो ही वो क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, अनुक्रिया करेगा, सीखेगा, अधिगम करेगा उस चीज को। इसीलिए इसको क्या, ये क्या व्यवहार में है, आप समाज में देखोगे तो सभी लोग क्या है, ऑल पीपुल डिपेंड्स ऑन नीड, यू नो, सभी लोग आवश्यकता के ऊपर ही निर्भर हो गए आजकल, सोसाइटी ऐसी हो गई। इसीलिए ये सोसाइटी या समाज का यथार्थ है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, यथार्थ का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, जैविकीय सिद्धांत। जैविकीय सिद्धांत क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी रेस्पॉन्ड कैसे करती है, अपनी बॉडी नीड के ऊपर ही रेस्पॉन्ड करती है। हमें पानी की आवश्यकता है बॉडी को, तो आवश्यकता की पूर्ति होगी, पानी किस तरीके से बॉडी को पानी की प्राप्ति होगी, हम उसी तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। समझ में आ गया, हमें भूख लग रही है तो भूख की आवश्यकता होगी हमारी, अब हम उसी तरीके से हम रेस्पॉन्ड करेंगे, खाना प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है, ये कुल मिलाकर अपनी बॉडी डिपेंड करती है फुल्ली नीड के ऊपर, इनसाइड नीड के ऊपर, जो अपनी बॉडी के अंदर जो इनसाइड नीड है, आंतरिक जो आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर अपनी बॉडी निर्भर करती है, जैसे भूख, प्यास, ठीक है, जो भी है, जैसे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम रेस्पॉन्ड करते हैं। तो वो सारी की सारी क्या है, जैविकीय क्रिया है, और वो निर्भर किसके ऊपर कर रहे हैं, आवश्यकता के ऊपर, आवश्यकता की पूर्ति के ऊपर, इसलिए इसको जैविकीय सिद्धांत भी बोल दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है परिष्कार या आत्म संशोधन या प्रबलन ह्रास का सिद्धांत। परिष्कार का मतलब इसको रेक्टिफिकेशन थियरी भी बोलते हैं। इंसान कभी आवश्यकता की पूर्ति की कोशिश करता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है जिस रेस्पॉन्स के द्वारा या जिस वे ऑफ लर्निंग के द्वारा, तो उसमें क्या करता है, संशोधन करता है, करेक्शन करता है धीरे धीरे, इसलिए इसको परिष्कार, रेक्टिफिकेशन, करेक्शन, ठीक है, या आत्म संशोधन, खुद ही अपने आप में संशोधित करता है उस प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को, तो इसको आत्म संशोधन या प्रबलन ह्रास। अब प्रबलन ह्रास क्यों बोल सकते हैं इसको, जैसे इसको रेनफोर्समेंट रिडक्शन क्यों बोला जाता है, जब भी आवश्यकता की पूर्ति होती है। मैंने इसका आधार वाक्य बताया था आपको कि व्यक्ति तब सीखता है जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो। जब आवश्यकता होगी तब जो चालक है वो ज्यादा सक्रिय होगा और इंसान की जो अधिगम प्रक्रिया वो तीव्र हो जाएगी, ठीक है, इंसान का व्यवहार उस दिशा में तीव्र हो जाएगा। जब आपको वो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब क्या होगा, जो आवश्यकता, जो प्रबलन है उसका क्या है, रिडक्शन होगा, ठीक है, जो प्रबलन है
रेनफोर्समेंट है जो आपको उधर लेके जा रहा है वो क्या कम हो जाता है, उसकी एक्टिवेशन कम हो जाती है। तो ये इसीलिए इसको प्रबलन ह्रास का सिद्धांत भी बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रबलन के सिद्धांत के रिगार्डिंग जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रीट में मान लो, चाहे सेकंड ग्रेड में मान लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में मान लो, इसके सराउंडिंग क्वेश्चन घूमते हैं, जो कि मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। अब देखिए दोस्तों कि इसमें गणित के 17 नियम तथा 17 उपनियम भी है, उनके बारे में कंप्लीट मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जनरली आए भी नहीं है, और कभी और कोई फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आ जाए तो कोई इतना इश्यू नहीं है, लेकिन ये इनफ है रीट और सेकंड ग्रेड तक। और फिर भी अगर आपको इसके जो 17 नियम जानने, उपनियम जानने हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो वो अलग से वीडियो जब ये कंप्लीट जो सिद्धांत है आपको ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि जो इसेंशियल पार्ट है वो आपको करवाना जरूरी है, ताकि आपका सिलेबस और कोर्स हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग हो सके। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।